अब इसी चीज़ को बेटा रीड कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, अब ये चीज़ तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर ली। वेरी फर्स्ट थिंग वी डिड इज़ पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन। ठीक है, पिट्यूटरी की सीक्रेशन को हमने डाउन रेगुलेट किया जीएनआरएच को, ताकि हम एंडोजीनस एलएच सर्ज और प्री मैच्योर ओव्यूलेशन से बच सकें। हमने यहाँ पे जीएनआरएच एगोनिस्ट एंटागनिस्ट देके एलएच एफएसएच के रिलीज़ को बंद कर दिया ताकि एंडोजीनसली जो खुद ब खुद फॉलिकुलर मैच्योरेशन और ओव्यूलेशन हो रही थी वो रुक जाए और हमारे कंट्रोल में ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। ठीक है, तो हमने ये जीएनआरएच एगोनिस्ट एंटागनिस्ट देके इसको स्टॉप कर दिया और उसके बाद हमने खुद अपने इख्तियार में चीज़ों को ले लिया और हमने क्या किया, controlled ovarian stimulation and monitoring. Now it is all in control, right? So how did we do it? We stimulated the patient, we provided the patient with the subcutaneous injection of the gonadotropin medication. ठीक है, we provided the patient with FSH-LH parenterally. It will cause the multiple follicular recruitment. Obviously it allowed some follicles to be ready. और इसको हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन पे मॉनिटर करते रहते हैं। नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स, टाइमिंग ऑफ एग कलेक्शन देखते रहते हैं। ठीक है, कि कितने फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे हैं और किस वक्त हो जाएंगे और कब हम एग को कलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, साथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वापस आ जाएं थोड़ा सा। जीएनआरएच आपने सबक्यूटेनियसली दिया, फॉलिकल्स मेच्योर है, फॉलिकल्स मेच्योर होने के साथ आपको पता है उनके अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं जो कि एस्ट्राडायोल ईस्ट्रोजन देते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियल थिकनेस को जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बेटा कि अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियल थिकनेस इज़ आल्सो परफॉर्म्ड। ठीक है, और ब्लड लेवल्स एस्ट्राडायोल के कराते हैं तो मेजर द ओवेरियन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, ताकि पता चले कि हमने जो जीएनआरएच दिया है उस जीएनआरएच देने के बाद ओवरी ने कुछ रिस्पॉन्स किया भी है या नहीं किया। क्योंकि आपको पता है जब आपने बाहर से जीएनआरएच दिया था, जब आपने बाहर से जीएनआरएच प्रोवाइड किया था तो वो जीएनआरएच ने क्या करवाया था, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को मैच्योर करवाया था। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को मैच्योर करवाया था और उन फॉलिकल्स ने क्या किया था बेटा, आपको ईस्ट्रोजन प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए कि आपने जो बाहर से जीएनआरएच दिया है उसने ओवरी को स्टिमुलेट किया भी है या नहीं, तो फिर हम एस्ट्राडायोल के लेवल्स कराते हैं। ठीक है, पहले हम एंडोमेट्रियल थिकनेस भी देख लेते हैं क्योंकि उसका ताल्लुक भी एस्ट्राडायोल का है, उसका ताल्लुक भी एस्ट्राडायोल से है। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं बेटा, एस्ट्राडायोल के अपने लेवल्स भी चेक कराते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ताकि पता चले कि जीएनआरएच देने का कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ। और आपको अगर याद आ रहा हो तो बेटा मुझे बताएं कि इसके बाद क्या स्टेप था। इसके बाद ये स्टेप था बेटा कि वी इनहिबिटेड द प्री मैच्योर ओव्यूलेशन। अब जो ओव्यूलेशन है वो किस तरह से इनहिबिट हुई थी, उसके दो रास्ते मैंने बताए थे। सबसे पहला तो जो एस्ट्राडायोल था, तो फीडबैक फ्रॉम द राइजिंग एस्ट्राडायोल, जो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट से एस्ट्राडायोल आया है ग्रैनुलोसा सेल से, वो क्या करेगा, एलएच सर्च को या इनहिबिट कर देगा फ्रॉम द पिट्यूटरी या okay. So one thing is the estradiol. So actually it should be written as a negative feedback, yeah, negative feedback from the estradiol जो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट से आया है, वो एलएच सर्च को रोक देगा। ठीक है, और फिर ना सिर्फ एस्ट्राडायोल बल्कि आपने जो जीएनआरएच एगोनिस्ट प्रोवाइड किए थे वो भी आपके जीएनआरएच के रिलीज को रोक देंगे और ओव्यूलेशन नहीं होगी। तो अब फिर ओव्यूलेशन इंड्यूस कैसे हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द ओव्यूलेशन इज ब्लॉक्ड बाय द जीएनआरएच एगोनिस्ट और जीएनआरएच एंटागोनिस्ट। हम खुद एक्चुअली ब्लॉक करते हैं ओव्यूलेशन को ताकि ओव्यूलेशन ना हो, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन देखिए बेटा, ये फॉलिकल्स हमने मैच्योर करवाए और उसके बाद जो है अगर फॉलिकुलर मैच्योरेशन के बाद खुद ब खुद ओव्यूलेशन हो गई तो वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं होगी। सो वी एक्चुअली हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन द फॉलिकल्स आर गेटिंग मैच्योर एंड दे आर ऑलमोस्ट अबाउट रेडी फॉर ओव्यूलेशन, दिस शुड बी ऑल अंडर आवर कंट्रोल बिकॉज वी हैव टू डिसाइड व्हाट टाइम वी हैव टू कलेक्ट द एग. So we allow the follicles to get mature and after maturation of the follicles we inhibited the ovulation. ठीक है, वो जीएनआरएच एगोनिस्ट देके और एस्ट्राडायोल तो जाहिर सी बात है उसको अपोज कर ही रहा है। ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, क्या करते हैं हम, एचसीजी ट्रिगर देते हैं। एचसीजी क्या करता है, एंडोजिनस एलएच सर्च कराता है और फिर फाइनल मैच्योरेशन हो जाती है एग की, एंड
उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, अबाउट 37 आवर्स पोस्ट HCG ट्रिगर, HCG देने के 37 आवर्स के बाद एनेस्थीसिया के अंडर नीडल इंसर्ट करते हैं ओवरीज के अंदर अंडर द ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन कंट्रोल, और फिर हम इसमें से फॉलिकुलर फ्लूइड जो होता है ये एस्पायरेट कर देते हैं, और उस फॉलिकुलर फ्लूइड के अंदर कुछ मेच्योर अंडे आ जाते हैं हमारे पास, और उन एग्स को बेटा हम अपने पास डिश में ले लेते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। ठीक है, एग कलेक्शन को बाय द वे हम सीडेशन भी कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, आपने फॉलिकल्स को प्रिपेयर किया, फॉलिकल्स प्रिपेयर करने के बाद खुद ब खुद ओव्यूलेशन हो सकती थी, लेकिन हमने उस ओव्यूलेशन को इनहिबिट किया। ओव्यूलेशन इनहिबिट होने के बाद हमने खुद से ओव्यूलेशन इनहिबिट करवाई, कैसे ओव्यूलेशन को प्रमोट किया, कैसे HCG देके। जब आपने बाहर से बेटा HCG दिया तो देखें ये एक अंडा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया, जो एक अंडा नहीं बल्कि ज़ाहिर सी बात है 2-3 फॉलिकल्स उसके कॉम्पिटिशन में होंगे, तो वो जब तैयार हो जाएंगे तो ये जो फॉलिकुलर फ्लूइड होगा हम ये सारा ले लेंगे और आपको बाहर जो है 2 से 3 एग्स मिल जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 एग्स आपको मिल जाएंगे, और आपने क्या करना है कि बस आपने HCG प्रोवाइड किया। HCG प्रोवाइड करने के 37 आवर्स के बाद अंडर एनेस्थीसिया नीडल डालें ओवरी में, और ये पूरा फॉलिकुलर फ्लूइड ले लें और आपको ये 2 से 3 अंडे मिल जाएंगे। ठीक है, इस एग कलेक्शन को हम सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसको कलेक्ट करने के बाद आप इंसेमिनेशन कराते हैं और स्पर्म को अलाउ कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन को चेक करते हैं आप डे 1 पे। 2 सेल स्टेज आती है, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 ऑब्वियसली, और इस तरीके से ये सिलसिला बढ़ता जाता है। और आपने एम्ब्रियो को कल्चर करना है 2 से 5 दिन के लिए। मेक श्योर कि टेम्परेचर कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट हों, pH, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लेबॉर्ट्री के अंदर, उस डिश के अंदर, उस कल्चर के अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंडीशंस हों। ठीक है, 2 से 5 दिन आप कल्चर करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर एम्ब्रियो को, फिर उसको उठा के बेटा आप ट्रांसफ़र कर देते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से, अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के थ्रू फीमेल के हेल्थी एंडोमेट्रियम में, जो कि एस्ट्रोजन ने उसको अब सफिशेंटली थिक बना दिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद बेटा एक बार आपने ट्रांसफ़र कर दिया यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को, उसके बाद आपने ल्यूटियल सपोर्ट भी देनी है। 2 हफ्ते तक आप प्रोगेस्ट्रॉन देते हैं। प्रोगेस्ट्रॉन देंगे तभी जो एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन रहेगा। साथ में आप GnRH एगोनिस्ट एंटैगनिस्ट भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपने इधर इम्प्लांटेशन कर दी है एंडोमेट्रियम के अंदर। आप नहीं चाहते कि दोबारा ये FSH LH आए और दोबारा जो है वो फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो, दोबारा अंडा बने और फिर वो जो है दोबारा मेंस्ट्रुएशन आ जाए। तो आप क्या करेंगे, जब आपने एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया है, एंडोमेट्रियम के अंदर फिट कर दिया है आपने एम्ब्रियो को, तो बाहर से ल्यूटियल सपोर्ट देंगे, प्रोगेस्ट्रॉन देंगे। वो तो एंडोमेट्रियम को हेल्दी हैप्पी रखेगा। और GnRH एगोनिस्ट एंटागनिस्ट क्या करेंगे, मजीद FSH LH को रोक देंगे। FSH LH नहीं होगा तो दूसरा अंडा तैयार नहीं होगा। 14 डेज आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और ऑब्वियसली वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, राइट। So this is all about this in vitro fertilization. If I show this to you, this is where I started from. I told you through this way, and then we discussed all this in the written form. I hope you can see this better. Right? Okay, this was the entire thing. This was all about in vitro fertilization. We'll still discuss few words about the fertilization, embryo culture and the transfer, right? I'll continue from the next page. Okay, few words regarding the fertilization. How does it happen in the dish, and then how do we transfer the embryo, and then how the embryo cryopreservation is done. So let's talk about these important terms. Let me tell you a bit about IVF fertilization. Look, the conventional IVF fertilization is very easy. What happens is beta, you remember that this was a petri dish in which you had, आप कुछ फॉलिकल्स तैयार करते हो, कुछ ओवा निकालते हो ओवरी से। ठीक है, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ सीडेशन, एंड यू नो दैट this is the prepared mature ovum available. It's not single, multiple number of ova are available to increase the rate of successful fertilization in the dish. And in this dish we allow how many sperms? Almost about 100,000 sperms. 100,000 sperms into the petri dish, right? और इनमें से ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे स्पर्म बहुत सारे ओवा को फर्टिलाइज़ करेंगे और बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे। ठीक है,
और फ़र्ज़ करें अब ज़ाहिर सी बात है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पर्म्स कमिंग इनटू दिस एरिया एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, स्पर्म एंड ओवा will fertilize with each other and there will be formation of the zygotes and ultimately the 2 cell 4 cell stage। और बहुत सारे ज़ाहिर सी बात है ये zygotes बनेंगे और उनमें से जो बिल्कुल रेडी टू सर्वाइव होगा उसको हम यहाँ से निकाल के फिर ट्रांसप्लांट कर देंगे मदर के यूट्रस के अंदर। और हो सकता है कि इनमें से जो दूसरे एम्ब्रियो हैं वो भी बड़े काबिल हों, बड़े रिलायबल हों, बड़े अच्छे हों, सर्वाइव करने के काबिल हों। तो हम क्या, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मदर के यूट्रस में तो हम एक ही इम्प्लांट कर सकते हैं ना। तो एक अच्छा वाला जो है हम मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। बाकी अगर दूसरे बहुत अच्छे कोई एम्ब्रियो हैं तो उनको हम प्रिज़र्व करके रखते हैं अपने पास, ठीक है, उनको फ्रीज़ करके रखते हैं। तो अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो उसको हम डायरेक्टली जो है मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द कन्वेंशनल IVF फर्टिलाइजेशन इज़ इंसेमिनेशन ऑफ 100,000 स्पर्म्स इनटू द पेट्री डिश। लेकिन ये देखो आपने कहा 100,000 स्पर्म्स अलाउ कर दिए, यहाँ पे एंटर करवा दिए। लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि स्पर्म के जो पैरामीटर्स होते हैं वो बड़े पुअर होते हैं, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन बड़ी पुअर होती है, इतनी पुअर होती है कि स्पर्म यहाँ पे आप छोड़ते हैं 100,000 स्पर्म्स बड़ा पुअरली मूव कर पाते हैं और चल नहीं पाते या फिर फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो फिर क्या करें, ये तो बिल्कुल काहली वाला जो है वो सूरत हाल हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्पर्म कैन बी आइसोलेटेड एंड डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ साइड। बजाय इसमें 100,000 स्पर्म छोड़ने के हम डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक स्पर्म को इसमें इंजेक्ट कर दिया, एक स्पर्म को इसमें इंजेक्ट कर दिया। ये तब करते हैं जब स्पर्म की क्वालिटी बहुत पुअर हो और वो खुद से मूव करके ओवम तक ना जा पाए पेट्री डिश के अंदर, ठीक है। सो इंडिविजुअल स्पर्म कैन बी isolated and directly injected into the cytoplasm of the oocyte, right? And this is called intracytoplasmic sperm injection, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। अच्छा, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, जायगोट बन गया, एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, फिर एम्ब्रियो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसफ़र करेंगे बेटा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, डिश से लेके मदर के यूट्रस में जाके इम्प्लांट करवाना है। और ये कैसे होगा, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से उठाएंगे एक एम्ब्रियो सॉफ्ट प्लास्टिक कैथेटर की मदद से, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कंट्रोल के थ्रू आप देखते रहोगे कि आप जो है सही रूट को फॉलो कर रहे हो एनाटमिकली। और अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन you take this plastic you take this embryo through the with the help of the soft plastic catheter and you take it to the uterus of the mother, right? The recommendation is that transfer only one embryo to reduce the incidence of the multiple pregnancies and associated risk। आप देखें इनमें से ये बहुत सारे एम्ब्रियो तैयार हो गए हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजेशन हुई थी, बहुत सारे एम्ब्रियो तैयार हुए हैं। तो आप ज़ाहिर सी बात है बहुत सारों में से फ़र्ज़ करें, बहुत सारों में से आपको कुछ 5 अदद एम्ब्रियो हैं जो कि आपको लग रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अब 5 के 5 इम्प्लांट कर नहीं सकते, तो एक बहुत अच्छा जो है वो हम इम्प्लांट कर देंगे, बाकी जो 4 होंगे उनको अपने पास सेव करके रखेंगे, ठीक है बेटा। सो ये इन 4 को सेव करके रखने का जो अमल है इसको हम एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स स्पेयर गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज फॉर फ्यूचर यूज़, इनको फ्रोज़न एम्ब्रियोज भी कहते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से। दिस वाज द योर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका सक्सेस रेट कितना है ART का, यानी कि IVF का, वही यंगर फीमेल पेशेंट है अंडर 35 ईयर्स ऑफ द एज, सक्सेस रेट इज़ 40 to 50% फ्राम सिंगल साइकिल। कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक यंग फीमेल के अंदर IVF परफॉर्म करते हैं जो कि 35 साल से कम उम्र की है, तो उसके अंदर सक्सेस रेट जो है वो 40 to 45% है, जो कि अच्छा है, ठीक है। अगर 40 साल से ऊपर है एज एक खातून की और उसके अंदर आप IVF परफॉर्म करते हो तो उसके अंदर सक्सेसफुल जो रेट्स होते हैं वो 15% होते हैं ओनली, ठीक है। अच्छा, okay, the possible risk of the IVF treatment is only, that is OHSS. This is the risk of IVF treatment. What is IVF treatment? I hope you know everything, that you take an ovum from the ovary through that big procedure
and you take multiple number of sperms, you allow both of these into the petri dish and allow the fertilization, and you form number of embryos, out of which only a single embryo is selected and take it into the uterus of the mother. So what is the risk of the IVF treatment? That is the ovarian hyperstimulation syndrome. It occurs in 1 to 3% of cases, right? आपको पता है ना बेटा कि आप ओवरी को स्टिमुलेट करते हो, उससे ओवा लेने से पहले आपको अगर याद हो, अभी कुछ मिनट पहले डिस्कस किया कि ये ओवरी है, इसकी हम नेचुरल स्टिमुलेशन बंद करवाते हैं। बाहर से हम प्रोवाइड करते हैं GnRH, आप FSH LH प्रोवाइड करते हो, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन होती है, ठीक है। बाद में आप HCG प्रोवाइड करते हो। तो आप ये स्टिमुलेट किए जा रहे हैं ओवरी को, तो मुमकिन होता है कि ओवरीज में अंडरगो हाइपर स्टिमुलेशन, तो दैट इज़ कॉल्ड द ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम. It is not that common, only 1 to 3% cases, and the female presents with the ascites, enlarged multifollicular ovaries. जाहिर सी बात है, आप जितना इसको स्टिमुलेट करेंगे तो हो सकता है कि फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी इनलार्ज्ड मल्टीफॉलिकुलर ओवरीज. तो अगर ये आपकी नॉर्मल ओवरी है बेटा कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर ये फॉलिकल्स हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओवरी ऑब्वियसली अंदर ज़्यादा फॉलिकल्स की वजह से वो फिर इनलार्ज हो जाएगा. आप देख रहे हैं बेटा, दिस इज़ द इनलार्ज्ड multifollicular ovaries due to hyperstimulation, ठीक है, and it may also cause pulmonary edema and the state of coagulopathy in the female patient. So this ovarian hyperstimulation syndrome is the risk of the IVF treatment, which is not that common. It occurs only in 1 to 3% cases, and now you know how does it present, right बेटा, इस तरीके से. और जो IVF के ट्रीटमेंट में हमने स्पर्म्स लिए थे, donor sperms, they can be used where male partner is azoospermic, or in case of single woman or female sex couples. आप ये बात ये है कि बेटा देखें, एक मेल, अब फ़र्ज़ करें एक कपल है, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली एक फ़ीमेल है और दूसरा मेल भी हो सकता है, फ़ीमेल भी हो सकती है, ठीक है. अगर ये फ़ीमेल है, ठीक है, और इसकी पेट्री डिश के अंदर हमने ये ओवा ले लिया IVF के प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है. अच्छा, अब स्पर्म चाहिए. अब स्पर्म जो है, अगर ये वाली जो दूसरा पार्टनर है बेटा वो फ़ीमेल है, दूसरा पार्टनर फ़ीमेल है, तो हमें यहाँ से स्पर्म नहीं मिल सकता, ठीक है. दूसरा केस ये हो सकता है कि जो दूसरा पार्टनर है वो मेल है, लेकिन जो मेल है वो एज़ोस्पर्मिक है, यानी कि वो अपना स्पर्म के अंदर एज़ोस्पर्मिक है ना बेटा, तो वो स्पर्म रिलीज़ नहीं कर सकता, तो वो स्पर्म नहीं दे सकता. तो ऐसे केस में हमें बाहर से किसी और थर्ड पार्टी से जो है स्पर्म लेना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं डोनर स्पर्म या फिर डोनर गैमीट कहते हैं. फीमेल पेशेंट तो है, फीमेल पार्टनर तो है, उसने आपको अपना ओवा दे दिया, लेकिन अब मसला है स्पर्म का. स्पर्म की अनअवेलेबिलिटी की दो वजूहत मैंने बताई आपको. एक वजूहत, एक रीज़न तो ये है कि दूसरी पार्टनर ही फीमेल है, तो वो जाहिर सी बात है, वो तो बेचारी स्पर्म दे नहीं सकती. तो जो दूसरा पार्टनर है बेटा वो मेल है, लेकिन वो एज़ोस्पर्मिक है, तो ही कैन ऑब्वियसली नॉट प्रोवाइड यू विथ स्पर्म्स. या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि एक ही पार्टनर है फीमेल, दूसरा पार्टनर है ही नहीं, तो हमें फिर थर्ड पार्टी से बाहर से स्पर्म लेना पड़ेगा, जिसको हम डोनर स्पर्म कहते हैं. देखें ना, डोनर स्पर्म कैन बी यूज जब मेल पार्टनर एज़ोस्पर्मिक हो, या वुमेन सिंगल हो, या फिर फीमेल सेक्स कपल्स हो, यानी कि दोनों सेम सेक्स के हों, ठीक है, फीमेल. आई होप यू आर क्लियर विद दिस एज वेल बेटा. या इसी तरीके से डोनर गैमेट्स में डोनर स्पर्म्स के अलावा यू कैन यूज़ डोनर एग्स. ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म या अनअवेलेबल हो, एग भी अनअवेलेबल हो सकता है कि फ़ीमेल जो है अर्ली मीनोपॉज में हो, या फिर उसकी जो एग का नंबर या क्वालिटी कम हो. फ़र्ज़ करें देयर इज़ अ 35-year-old वूमेन with menopause, obviously early menopause, so she cannot give you egg, but she wants pregnancy in the age of 35 years. या फिर दूसरा ये हो सकता है कि देयर इज़ अ 35-year or 30-year-old woman, she is all normal, she is not menopausal, but the quality and the quantity of the egg is low. So in both the cases you need egg from outside source, right? So that will be called as a donor egg, right बेटा, इस तरीके से. और इसके बाद कुछ और टेक्निक्स हैं, ज़रा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. लेट मी टेल यू बेटा दीज टर्म्स.
For that, let me first tell you that there may be two conditions, right? One is the azoospermia. Listen, look, beta, this is, let me tell you, there can be two conditions. One is the azoospermia. Azoospermia, that means the absence of sperms in the semen. So if this is the penile output and this is the semen coming out of it, and if this semen is not having any sperm, this is called azoospermia. It may be due to so many reasons. It may be that if there is any blockage which is not allowing the sperms to let out of the penis and into the semen. So in short, azoospermia is the condition in which semen is not containing sperms. So we can perform surgical sperm retrieval, in which we directly take the sperm out from the reproductive tract, and we do not take the sperm from the semen because semen is actually not having any sperm. So we perform the retrieval, surgical retrieval of the sperm, that we remove the sperm from the male reproductive tract directly surgically. उसके बाद एक और टर्म आती है, दैट इज ICSI. यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टर्म, दैट इज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन ऑफ द स्पर्म. तो बेटा फ़र्ज़ करें अगर आपके सीमेन में स्पर्म आ रहा है, ठीक है, एज़ोस्पर्मिया तो ये था ना कि सीमेन के अंदर स्पर्म ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि देयर इज़ सीमेन एंड इन द सीमेन देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पर्म, बट द क्वालिटी ऑफ दिस स्पर्म और द नंबर ऑफ दिस स्पर्म इज़ वेरी मच पुअर, right? The quality of the sperm is very much poor, that it cannot swim and it cannot get to the pathway. So what we can do is the direct intracytoplasmic injection of the sperm. It is done when the sperm quality or quantity is low, but the sperms are at least present in the semen, and it can be performed under the sedation or the general anesthesia, right? Okay, a fine needle is inserted into the epididymis or testicular tissue to obtain the sperm or testicular tissue with the sperm, and the retrieved sperms are also cryopreserved और इंजेक्टेड इनटू द oocyte. तो समझे, कहने का मकसद ये है, आपने पूरी इस पैराग्राफ में से ये मकसद लेना है बेटा कि एक कंडीशन है एज़ोस्पर्मिया. एज़ोस्पर्मिया वो कंडीशन होती है कि सीमेन के अंदर स्पर्म होता ही नहीं है, तो आप वहाँ से सर्जिकली रिट्रीव करते हैं स्पर्म को, और बहुत सारे स्पर्म्स लेते हैं, वो आपने फर्टिलाइजेशन करानी है तो वो oocyte के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं. अगर नहीं करनी तो वो उसको आप प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं स्पर्म को. दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके सीमेन के अंदर बेटा स्पर्म अवेलेबल है, लेकिन स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी ख़राब है या कम है, ठीक है. तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से, आप ऐसा नहीं करते कि फिर इस स्पर्म को अलाउ कर देते हैं पेट्री डिश के अंदर, नहीं, फिर आप यहाँ से खुद स्पर्म को पिक करते हैं, आइसोलेट करते हैं और डायरेक्टली उस साइड के साइटोप्लाज्म में जाके इंजेक्ट कर देते हैं. बाकी आपने कुछ याद नहीं रखना. इसके अलावा बेटा आता है PIGD, दैट इज़ द प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस. आपको पता है बेटा पेट्री डिश के अंदर आप एम्ब्रियो तैयार करते हैं और एम्ब्रियो तैयार करने के बाद इम्प्लांट कर देते हैं मदर के यूट्रस में, लेकिन इम्प्लांट करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाए, जेनेटिक डायग्नोसिस की जाए कि इसके अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, कोई मोनोजेनिक डिजीज़ तो नहीं है, ताकि अगर है तो उन सेल्स को रिमूव कर दिया जाए इम्प्लांट करने से पहले, ठीक है. तो इसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कहते हैं. ये क्या होती है बेटा, जब आप IVF करते हो तो आपके पास मल्टीपल एम्ब्रियोज तैयार हो जाते हैं, एंड द मल्टीपल एम्ब्रियोज मस्ट बी टेस्टेड बाय प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस फॉर द रेलेवेंट डिजीज़. And then if there is any problem, you must need to remove the several cells at the blastocyst stage if there is any abnormality, and only embryos that are free of the disease should be transferred into uterus, right? PIGD is used for monogenic diseases as well as chromosomal translocations, ठीक है. That's it. उसके बाद लास्ट चीज़ आती है बेटा फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन. दिस इज इंटरेस्टिंग टर्म. इफ लेट्स सपोज if let's suppose, okay, we take the example of male. Yeah. Okay, let's suppose this is a man and he knows that okay, after 1 year he has to go under a process of radiotherapy or chemotherapy or any other surgical process that involve the removal of the reproductive component like the epididymis or vas deferens.
and he must be clear with this thing that okay, 1 year later I have to undergo this process, and all these processes are responsible for the reduction in the fertility of the men. If you provide the patient with radiotherapy or chemotherapy, they reduce the production of sperm or quantity or the quality of the sperm. If he has to undergo the surgical process, for example removal of the epididymis or vas deferens in the future due to whatever reason, any malignancies or whatever reason, then man must be worried about his fertility. He knows that after 1 year, if I undergo any of this program or the treatment, I will lose my fertility. So what is the option? He has to preserve his fertility. So before that process, he will start collecting his sperms. He will start collecting his sperms, and he will collect those sperms and preserve those sperms as a sperm bank. Sperm bank, okay. And once he has collected his sperms, now he can undergo this process, and even if his fertility is lost, he can use his reserved or preserved sperms in the sperm bank. So we can follow this from here. Look, patient may face treatment like chemotherapy, radiotherapy or surgery, and that could damage their gonads or reproductive potential कम हो जाता है. So this is a problem. For many years, men have been able to bank their sperms ahead of these treatments, so they can just collect their sperms before the treatment. Okay, and then they undergo the rapid IVF and the cryopreserve embryos for the lateral use, for the later use. तो बाद में आप क्या करते हैं बेटा, आप ये पहले स्पर्म कर लेते हैं, बैंक कर लेते हैं अपने स्पर्म्स को, और बाद में ये ट्रीटमेंट करवा लेते हैं. तो फिर उनके इस ट्रीटमेंट के बाद भले इनकी फर्टिलिटी चली जाए, लेकिन उन्होंने अपने स्पर्म्स को सेव किया हुआ है, और ये सेव स्पर्म जो है वो बाद में IVF में यूज़ कर सकते हैं बेटा. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑन सब फर्टिलिटी and ART, that is assisted reproductive technology, that included IVF in detail. Thank you so much beta. Class dismissed.